dear students, welcome to another tutorial video in your favorite channel Bio. So today I'm your biology mentor. So let's start with the today's topic, that's your DNA replication. So DNA replications बहुत ही लेंदी प्रोसेस है. अब बच्चों लोग आप लोग डर जाते हैं, आराम से कोई पढ़ना नहीं चाहते हैं क्योंकि कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, समझ नहीं आता है. तो चिंता मत करो, आज का इस लेक्चर में हम लोग इसको अच्छे से समझेंगे, स्लोली समझेंगे, जैसे हमको बिना बुक टच किए हुए हम एग्जाम में लिख पाएंगे, क्योंकि इसको हमको पढ़ना ही है, क्योंकि मेरा मेन सिलेबस में है. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स रोल इनटू द डायरेक्ट टॉपिक इटसेल्फ. सो एक्चुअली जो डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसेस है, तो ये जो डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसेस का हमको किस लिए जरूरत पड़ता है. एक्चुअली मेरे पास एक सेल है, मान लेते हैं एक पेरेंटल सेल है. इस पेरेंटल सेल से दो डॉटर सेल बना. अब इस पेरेंटल सेल का अपना भी एक डीएनए मटेरियल है. अब सोच लो, ये डीएनए मटेरियल पेरेंटल सेल के पास जो है, दैट विल बी पासेस टू द टू डॉटर सेल. अब ये पेरेंटल सेल अपना डीएनए डॉटर सेल को दे देगा, तो पेरेंटल सेल के पास अपना कोई डीएनए मटेरियल रहेगा नहीं. देयर विल बी नो डीएनए मटेरियल. सो दैट्स व्हाई व्हाट विल हैपन, दिस पेरेंटल सेल it will increase its genetic material. That means ये क्या करेगा, इस पेरेंटल सेल के अंदर में अपने में ही एक डीएनए का कॉपी बनेगा. अभी डीएनए का जो कॉपी बनता है, that process it's actually known as your replication. Okay, simple जाहिर सी बात है, when you are standing in front of the mirror, what you will be getting? You will be getting a replica in the mirror itself, right? अपने आपका इमेज जो होता है वो मिरर के ऊपर हमको दिखने लगता है आराम से. सोच लो मेरे पास कोई भी एक मास्टर कॉपी है, इस मास्टर कॉपी का हमको एक डुप्लीकेट कॉपी बनाना है, तो हम आराम से इसका डुप्लीकेट कॉपी कैसे बना सकते. आराम से हम इसको जेरोक्स मशीन यूज करेंगे और जेरोक्स मशीन यूज करके आराम से इसका हम डुप्लीकेट कॉपी बना सकते हैं. तो सिंपल जाहिर सी बात है, जो सेल है, सेल के अंदर में भी एक डीएनए होता है इन यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स. अब उसी डीएनए से हमको एक प्रीवियसली जो डीएनए है, उसी डीएनए से हम एक कॉपी डीएनए बनाना है. सो द फॉर्मेशन ऑफ अ कॉपी डीएनए फ्रॉम एक्चुअली पेरेंटल डीएनए और प्री एग्जिस्टिंग डीएनए, दैट इज एक्चुअली नोन एज योर डीएनए रेप्लिकेशन. So the DNA replication, it's actually a biological process that is helps to produce two identical replicates of the DNA from one original DNA molecule. बहुत लेंदी लगा, चिंता मत करो. सो यहाँ पे सोच लो, यहाँ पे मेरे एक पेरेंटल डीएनए है. इस पेरेंटल डीएनए से देखो आराम से एक कॉपी डीएनए बन रहा है. सो देख लो, ये एक कॉपी डीएनए है ना. यहाँ पे भी एक कॉपी डीएनए है, यहाँ पे भी एक कॉपी डीएनए है. सो एक पेरेंटल डीएनए से हम लोग क्या देख रहे हैं, ये जो कॉपी डीएनए बन रहा है. सो द कॉपी डीएनए इट विल बी सेम एज लाइक द पेरेंटल डीएनए ओनली. सो द फॉर्मेशन ऑफ कॉपी डीएनए from the parental DNA, that is actually called as your replication. So replication के मतलब क्या है, डीएनए से एक डीएनए बनने का प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन. अब ये डीएनए रेप्लिकेशन तो इतना आसान से जाहिर सी बात है होगा नहीं, इसके लिए बहुत सारा कुछ चाहिए. अब ये जो डीएनए सिग्निफिकेंस क्या है, एक्चुअली डीएनए हमको रेप्लिकेशन का क्यों जरूरत पड़ता है. एक्चुअली सपोज सोच लो, जब ही तुम लोग को बोल रहे थे एक सेल, सपोज एक सेल है, इसके अंदर में एज्यूम कर लो एक 46 क्रोमोसोम है. अब ये जब सेल डिवाइड करेगा तो ऑब्वियसली क्या होगा, इससे जो डॉटर सेल बनेगा उसमें भी 46 क्रोमोसोम होना चाहिए. बट ऑलरेडी इसी सेल के अंदर में 46 क्रोमोसोम है, तो 46 क्रोमोसोम इसके पास होगा. अब ये 46 क्रोमोसोम से दो डॉटर सेल भी बन रहा है, यहाँ पे एक दो डॉटर सेल भी बना, ये पेरेंट सेल है. तो यहाँ पे जाहिर सी बात है क्या है, 23 क्रोमोसोम आना चाहिए था. क्यों आना चाहिए था, क्योंकि डॉटर सेल के पास जो है 46 क्रोमोसोम है. अब सपोज सोच लो, हम लोग मान लेते हैं ये 46 क्रोमोसोम दो डॉटर सेल के बीच में 23 करके इक्वली डिवाइड हो गया. तो डिवाइड हो जाएगा तो डॉटर सेल के पास कोई क्रोमोसोम रहेगा नहीं ना, तो इसलिए डॉटर सेल को क्या करना पड़ेगा, डॉटर सेल के पास जो 46 क्रोमोसोम है इसके साथ साथ भी क्या करना पड़ेगा, इसके अपना क्रोमोसोम नंबर को क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा. सो क्रोमोसोम नंबर ऑटोमेटिकली इस सेल के अंदर में इंक्रीज होगा. आफ्टर द इंक्रीजिंग व्हाटएवर द एक्स्ट्रा क्रोमोसोम विल बी फॉर्म, ओके, व्हाटएवर द एक्स्ट्रा क्रोमोसोम विल बी फॉर्म, दैट एक्स्ट्रा क्रोमोसोम विल बी ट्रांसफर इनटू द दिस डॉटर सेल्स.
ऐसा मत सोचना कि पेरेंट सेल के अंदर में जो क्रोमोसोम होता है उसी क्रोमोसोम ट्रांसफर होगा डायरेक्टली। ऐसा ट्रांसफर होगा तो क्या होगा, पेरेंट सेल के पास कोई क्रोमोसोम बचेगा ही नहीं। तो इसलिए पेरेंट सेल के पास जो क्रोमोसोम है वो क्रोमोसोम क्या करेगा, अपना इंक्रीज करेगा, नंबर को इंक्रीज करेगा। पेरेंट सेल के पास जो जेनेटिक मटेरियल है उस जेनेटिक मटेरियल का नंबर को इंक्रीज होगा। अब वो पेरेंट सेल के जेनेटिक मटेरियल का नंबर इंक्रीज होगा, इंक्रीज होने के बाद जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोम बचेगा वो एक्स्ट्रा क्रोमोसोम ये जो दो डॉटर सेल है उस डॉटर सेल के अंदर में पास होगा। अभी एक्स्ट्रा बनाने का जो प्रोसेस होता है दैट प्रोसेस इट्स एक्चुअली आवर रेप्लिकेशन। मेरे बॉडी में डीएनए रेप्लिकेशन होगा नहीं तो क्या होगा, जब एक सेल डिवाइड करेगा तो सेल का जेनेटिक मटेरियल भी इंक्रीज नहीं होगा। जब एक सेल डिवाइड करता है तो उसके साथ साथ साइटोप्लाज्म भी डिवाइड होता है, तो उसके साथ साथ सेल का जो जेनेटिक मटेरियल है वो जेनेटिक मटेरियल भी डिवाइड करता है। तो जेनेटिक मटेरियल डिवाइड होगा तो जेनेटिक मटेरियल एक्स्ट्रा चाहिए भी। तो जेनेटिक मटेरियल एक्स्ट्रा कैसे बनेगा, तो जेनेटिक मटेरियल एक्स्ट्रा बनाने का जो प्रोसेस होता है दैट प्रोसेस इट्स एक्चुअली कॉल्ड एज आवर रेप्लिकेशन, राइट। इट्स अ वेरी इजी, ओके, यू हैव टू अंडरस्टैंड इट, इट्स वेरी स्मूथली। यहाँ पे कोई मेरा डिफिकल्ट प्रोसेस है नहीं, मेरे पास कोई फिजिक्स केमिस्ट्री और जलेबी हमको बनाना नहीं है, आराम से इसको पढ़ लेते हैं और जान लेते हैं। तो ये जो डीएनए रेप्लिकेशन है, ये जो डीएनए रेप्लिकेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। तो ये एज इट इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस, तो हमको इसको बहुत आराम से समझना पड़ेगा। तो आराम से समझने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहले मेरा जो डीएनए रेप्लिकेशन का मैकेनिज्म है उसको हमको समझना पड़ेगा। तो डीएनए जो होता है हम लोग का बॉडी में, स्पेशली इफ यू थिंक, सपोज मेरे पास एक डीएनए है, हमको एक डीएनए से एक डीएनए का कॉपी हमको बनाना है। सो एज्यूम इट, मेरे पास एक डीएनए मटेरियल है और ये डीएनए मटेरियल ऐसे दिख रहा है। यहाँ पे चलो हम लोग फटाफट से पोलरिटी पुट कर देते हैं, 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड, यहाँ पे 3 प्राइम एंड और यहाँ पे मेरा 3 प्राइम एंड, तो यहाँ पे मेरा 5 प्राइम एंड, ऐसे मान लेते हैं। और इसके बीच में मेरा क्या है, इसके बीच में मेरा एक बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड है मेरे पास। तो क्या होगा, सपोज सोचो ये मेरा एक पैरेंटल डीएनए है और इसी डीएनए में हमको क्या करना पड़ेगा, हमको एक कॉपी बनाना पड़ेगा। तो इसी डीएनए से हम एक कॉपी बनाएंगे तो कहां से बनेगा, अब इसी डीएनए किस जगह से मेरा रेप्लिकेशन शुरू होगा वो भी हमको जानना पड़ेगा। तो क्या होता है, यूकैरियोटिक सेल हो या प्रोकैरियोटिक सेल हो, डीएनए के अंदर में हर जगह से रेप्लिकेशन प्रोसेस शुरू नहीं होता है। तो डीएनए के अंदर में एक पर्टिकुलर जगह से ही रेप्लिकेशन प्रोसेस शुरू होता है। चलो हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं डीएनए का पर्टिकुलर, इसी डीएनए में हम मेरा डीएनए रेप्लिकेशन शुरू हो रहा है इस पॉइंट से। ओके, मेरा इस पॉइंट से मेरा डीएनए रेप्लिकेशन शुरू हो रहा है। सो इस पॉइंट से मेरा डीएनए रेप्लिकेशन शुरू होगा। तो चलो यहाँ पे हम मान लेते हैं इसी पॉइंट से मेरा डीएनए रेप्लिकेशन शुरू हो रहा है। तो इसी पॉइंट से मेरा डीएनए रेप्लिकेशन शुरू होगा। तो डीएनए रेप्लिकेशन जिस जगह से शुरू होता है दैट एरिया इट्स कॉल्ड एज origin of replication. It is called as origin of replication. So what is the origin of replication? Origin of replication के मतलब है एक डीएनए का जिस जगह से डीएनए रेप्लिकेशन शुरू होता है, so that particular area it's actually called as your DNA replication. अब ये origin of replication जो होता है we can also call them as ORI, ORI. अब हम लोग को जानते हैं क्या है, डीएनए यूकैरियोटिक सेल के अंदर में भी हो सकता है, आई होप सो क्लियर, एंड यूकैरियोट्स के अंदर में भी हो सकता है, एंड डीएनए इट कैन बी आल्सो प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट्स, राइट। So the prokaryotic DNA we know it's a circular DNA and eukaryotic DNA it's a double helical double stranded DNA, we know that one. But in the case of the eukaryotes the number of ORI or origin of replication it is actually more than 1. So eukaryotic DNA में the origin of replication is more than 1, whereas in the prokaryotic DNA the number of ORI is 1 only. So इसका मतलब क्या है, यूकैरियोट्स के अंदर में नंबर ऑफ ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन इट इज मोर देन 1 एंड प्रोकैरियोट्स के अंदर में नंबर ऑफ ओरिजिनल रेप्लिकेशन इज ओनली 1. चलो अब हम लोग ये भी जानते हैं क्या है, प्रोकैरियोट्स के अंदर में जो होता है एक्चुअली दे आर हैविंग डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए.
So this is the double stranded circular DNA, assume it. And over here हम लोग यहाँ पे क्या देखें, origin of replication, it's actually number of origin of replication is 1. But if you look into the eukaryotic DNA, so this is, assume it, this is our eukaryotic DNA. So in the eukaryotic DNA and the prokaryotic DNA, what will be happen? The number of origin of replication is different. But if you look into the prokaryotic double-stranded circular DNA, so in the case of the prokaryotic double-stranded circular DNA, the origin of replication, it can be start from in this way also, in this way also. So that means in the case of the prokaryotes, the DNA replication starts from both terminal. So यहाँ पे मेरे पास जो है prokaryotic DNA है. So in the case of the prokaryotic DNA, the DNA replication starts from both terminal. But मेरे पास इस जगह पे मेरा eukaryotic DNA भी है. So ये जो eukaryotic DNA है, eukaryotic DNA में क्या होता है? DNA replication starts from only one terminal, either from this area or else from this area, not from the both direction. The DNA replication will be takes place only from one direction. DNA replication will be takes place only from one direction. Is it clear? So चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग. अब हम लोग देखेंगे क्या, मेरे पास जो है डीएनए है. अब उस डीएनए को हमको क्या करना पड़ेगा, कॉम्प्लेक्स फॉर्म है. तो मेरा सबसे पहले जो डीएनए है, यहाँ पे जो मेरे पास एक छोटा सा डीएनए चलो ड्रॉ कर लेते हैं. ये जो डीएनए है, डीएनए एक डबल स्ट्रैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर है. अब हमको क्या करना पड़ेगा, डबल स्ट्रैंडेड जो हेलिकल स्ट्रक्चर है, वो डबल स्ट्रैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर को हमको खोलना पड़ेगा. डबल स्ट्रैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर को मेरा खोलना पड़ेगा. तो इस डायग्राम में देखो, यहाँ पे मेरा एक डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए है, ओके, और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है. अब ये डबल स्ट्रैंडेड का जो स्ट्रैंड है, चलो हम लोग मान लेते हैं डीएनए ऐसे मेरे पास था, इजी ड्राइंग कर लेते हैं. चलो यहाँ पे सपोज सोचो पोलैरिटी है 3 प्राइम, यहाँ पे सपोज सोचो पोलैरिटी है 5 प्राइम, this end is 5 prime, this end is 3 prime. We know that on the DNA they have the both strand have the reverse polarity. अब ऐसे हम लोग मान लेते हैं, तो डीएनए रेप्लिकेशन के लिए क्या जरूरत पड़ता है, द अनवाइंडिंग ऑफ 2 डीएनए स्ट्रैंड. ये अनवाइंडिंग ऑफ 2 डीएनए स्ट्रैंड क्या होता है, इट मींस मेरा ये जो यहाँ पे 2 स्ट्रैंड है, जिसका पोलैरिटी है 3 प्राइम टू 5 प्राइम और जिसका पोलैरिटी है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, वो दोनों का स्ट्रैंड जो है, इस दोनों को स्ट्रैंड को हमको सेपरेट करना पड़ेगा. इसका मतलब ये एक दूसरे से जुड़ा हुआ था, अब ये उसका अंदर में जो बॉन्ड है, उस बॉन्ड को हमको तोड़ना पड़ेगा. क्लियर? तो ऐसे तोड़ने के लिए हमको तो हथौड़ा का जरूरत पड़ेगा नहीं, तो हमको क्या जरूरत पड़ेगा, मेरे पास जरूरत पड़ने वाला है कुछ मॉलिक्यूलर सामान. सो व्हाट इज दैट मॉलिक्यूलर थिंग्स? दैट मॉलिक्यूलर थिंग्स इज एक्चुअली नथिंग बट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स. तो यहाँ पे मेरे पास क्या जरूरत पड़ने वाला है, मेरे पास पड़ने वाला है डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स. सो यहाँ पे जो मेरे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ द एंजाइम्स पड़ा हुआ है, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ द एंजाइम्स का एक्चुअली क्या क्या मेरे पास डिफरेंट टाइप्स का एंजाइम्स हम लोग यूज करने वाले हैं. तो फर्स्ट जो हम लोग यूज करने वाले हैं, दैट इज एक्चुअली कॉल्ड एज योर हेलिकेज एंजाइम. प्लीज नोट इट डाउन. दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट एंजाइम्स दैट इज एक्चुअली रिक्वायरमेंट फॉर द breaking of the bonds or the separation of the both strand of the DNA. तो ये जो हेलिकेज एंजाइम है, इस हेलिकेज एंजाइम का क्या काम है, ये भी हम लोग जानेंगे. सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द हेलिकेज एंजाइम? इट इज एक्चुअली हेल्प्स इन द अनवाइंडिंग ऑफ द डीएनए. अब ये डीएनए जो अनवाइंडिंग करेगा, कैसे करेगा, ये भी हमको जानना पड़ेगा. चलो इसके लिए हम लोग प्रीवियस स्लाइड में आ जाते हैं. तो यहाँ पे देखो, एक बोथ स्ट्रैंड्स का डीएनए है. ये जो डीएनए है, ये हमको सेपरेट करना पड़ेगा. एक जो दूसरा स्टैंड है, स्टैंड एक दूसरे से कैसे जुड़ा हुआ है, जोड़ने के लिए इसके दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड है. तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड को हमको तोड़ना पड़ेगा. सो हाउ कैन आई ब्रेक दिस हाइड्रोजन बॉन्ड? सो ये दोनों के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, इस हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए मेरे पास जरूरत पड़ेगा हेलिकेज एंजाइम. तो यहाँ पे आराम से इस डायग्राम में देखो तो आराम से समझ में आ जाएगा. यहाँ पे जो 2 स्ट्रैंड है, 2 स्ट्रैंड के बीच में क्या है, एक हेलिकेज एंजाइम है. So what is the function of the actually helicase enzyme? It helps in the breaking of both strand. Okay, it is helps in the breaking of the hydrogen bond. तो हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करके क्या करेगा, 2 स्ट्रैंड को सेपरेट कर देगा.
तो यहाँ पे सपोज सोचो बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, दोनों जो स्ट्रैंड है वो दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से अलग हो जाएगा. So what is the actual function of the helicase enzyme? It helps in the breaking of the hydrogen bond. So दो स्ट्रैंड के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा वो ब्रेक हो जाएगा, तो दोनों स्ट्रैंड्स एक दूसरे से अलग हो जाएगा. अब हाइड्रोजन का बॉन्ड जो होता है वो ब्रेक करना उतना आसान है नहीं, तो ब्रेकिंग के लिए मेरे पास क्या जरूरत पड़ने वाला है, मेरे पास जरूरत पड़ने वाला है एटीपी, राइट. सो विदाउट एटीपी एनर्जी मेरे पास ब्रेकिंग भी पॉसिबल नहीं है. अब देखो, एक जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, एक हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करने के लिए मेरे पास क्या जरूरत पड़ने वाला है, मेरे पास जरूरत पड़ने वाला है 2 molecule of ATP. That means there is a requirement of 2 molecule of ATP for breaking one hydrogen bond. Okay, so what is the function of our helicase enzyme? I hope so it's very clear to you, right? So it helps in the breaking of the hydrogen bond, and ultimately it will be helps in the unwinding of the DNA. Unwinding of the DNA means the separation of the both strand of the DNA. That means after the function of the helicase enzyme, the both strand of the DNA whose polarity is 3' end to 5' end, and another strand is 5' end to the 3' end, the both strand it will be get separated from each other, right? So next one we'll try to understand what is the function of what is the next enzyme. So मेरे पास जो next enzyme है, that is actually primase enzyme. So what is the primase enzyme? Primase enzyme actually helps in the synthesis of the RNA primer. अब DNA replication process के लिए एक RNA primer का भी जरूरत पड़ता है, क्योंकि RNA primer जो होता है that actually helps to bringing of the 3' end, and 3' end में रहता है OH group, and OH group is functional group. Okay, the OH group is actually too much reactive group. So later forthcoming lecture में हम लोग RNA primer को और भी अच्छे से जानेंगे. Next one, if you come into the DNA tropoisomerase. So the DNA tropoisomerase का काम क्या पड़ता है? So DNA tropoisomerase is actually helps to prevent the recoiling, or helps to prevent the removal of the supercoiling. So what is the function of the DNA tropoisomerase? So DNA tropoisomerase का काम है removal of supercoiling. Removal of supercoiling. ये supercoiling के मतलब क्या है, ये भी हमको जानना पड़ेगा, राइट? अब देखो डीएनए का हम लोग प्रीवियस डायग्राम में आएंगे. डीएनए एक बहुत पेचीदा चीज है, राइट? इट मींस इट्स अ सुपर हाईली कॉइल्ड. You think about the rubber band. When the elastic rubber band it's too much tight, so whenever you are stretching the rubber band and if you release it, once again what will be happen, the rubber band it will be come into its original position, right? So that means again it will be recoiled again. So इसके मतलब क्या है, डीएनए यहाँ पे तुम देखोगे तो डीएनए क्या है, वेरी मच हाईली कॉइल्ड ओवर हियर. तो मेरे पास जो है यहाँ पे डीएनए को हमको कॉइलिंग को हमको हटाना पड़ेगा. अब कॉइलिंग हम हटाएंगे तभी डीएनए का जो बोथ स्ट्रैंड है, ये बोथ स्ट्रैंड एक दूसरे से सेपरेट होगा. अब एक दूसरे से सेपरेट होगा तभी मेरे डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस शुरू हो सकता है. अब देखो, जब हम लोग डीएनए सेपरेट कर रहे हैं तो पीछे का साइड में जो होता है वो डीएनए क्या हो सकता है, फिर से रिकॉइलिंग हो सकता है. इसके मतलब क्या है, डीएनए हम यहाँ पे देखेंगे डायग्राम में हम लोग जानेंगे. तो इस मान लो इसी एरिया में हम ओपनिंग कर रहे हैं, इसी एरिया में मेरा डीएनए का मेरा ओपनिंग हो रहा है. अब जब ये इसी एरिया में मेरा डीएनए का ओपनिंग हो रहा है तो इसी एरिया में क्या हो सकता है, पीछे के एरिया में भी क्या हो सकता है, सुपर कॉइलिंग हो सकता है. सुपर कॉइलिंग हो सकता है. सो इस सुपर कॉइलिंग को कौन रिमूव करता है, दैट इज एक्चुअली डन बाय योर tropoisomerase. That is actually done by your tropoisomerase. So what is the function of the tropoisomerase? The tropoisomerase helps in the removal of supercoiling. The next one, in the next enzyme, it's your DNA polymerase. So once we come to the DNA polymerase, what is its function? DNA polymerase actually helps to brings the new nucleotide. So DNA polymerase का काम क्या है, डीएनए पॉलीमरेज नया नया न्यूक्लियोटाइड लाएगा. तो इसके लिए क्या होगा, जो भी स्ट्रैंड बनेगा, बन चुका है ऑलरेडी,
3 प्राइम टू 5 प्राइम एंड, इसके ऊपर में एक क्या होगा, नया स्ट्रैंड का फॉर्मेशन होगा। अभी जो नया स्ट्रैंड फॉर्मेशन होगा, तो नया स्ट्रैंड फॉर्मेशन होने के लिए हम मेरे पास क्या चाहिए, वी नीड न्यू न्यूक्लियोटाइड्स। So that new nucleotide, it can be brought down by the DNA polymerase. So ultimately the DNA polymerase will be helps in the elongation of the DNA chain of newly prepared DNA strand. DNA polymerase is also known as DNA pol. The DNA polymerase is also known as DNA pol. And next enzyme, it's our DNA ligase. So what is the function of the DNA ligase? The DNA ligase actually helps in the joining of the Okazaki fragment. So what is the Okazaki fragment? Later on we'll discuss. In the case of the lagging strand, in the DNA lagging strand, now this lagging strand can be new for you because so far I have not touched the detailed process of the DNA replication. But जब भी DNA replication होता है तो दो strand का formation होगा. ओके एक स्ट्रैंड में क्या होगा, डीएनए सिंथेसिस कंटिन्यूअस होता है और दूसरे स्ट्रैंड में डीएनए सिंथेसिस डिसकंटिन्यूअस होता है। तो जिस स्ट्रैंड में डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस होता है उसी को हम लोग बोलते हैं लैगिंग स्ट्रैंड। और लैगिंग स्ट्रैंड में ओकाजाकी फ्रैगमेंट तैयार होता है एंड दैट ओकाजाकी फ्रैगमेंट कैन बी जॉइंड बाय द डीएनए लाइगेज। So this DNA ligase, you can think it is a kind of molecular adhesive, किसी तरीके ग्लू के जैसा टाइप हो सकता है। तो वो जो होता है डीएनए फ्रैगमेंट्स जो होता है, जो डीएनए का टुकड़ा होता है छोटा छोटा, वो डीएनए टुकड़ा को जोड़ के एक साथ में एक बड़ा डीएनए बना देगा। सपोज सोचिए यहाँ पे छोटा छोटा एक डीएनए का टुकड़ा है, ये डीएनए टुकड़ा हम लोग मान लेते हैं और डीएनए टुकड़ा को एक साथ जोड़ के क्या बनाएगा, एक कंटिन्यूअस डीएनए स्ट्रैंड बना सकता है। सो इट कैन बी डन बाय द डीएनए लाइगेज ओनली। इसके साथ और कुछ कुछ एंजाइम है वो भी हमको जानना पड़ेगा। लाइक इफ यू थिंक ओवर हियर, there is another few enzymes whose name is actually gyrase enzyme. Okay, gyrase, please note it down, it's a gyrase enzyme. So once you think about the gyrase enzyme, this gyrase enzyme, it's found only in prokaryotes. Okay, be careful over here, it's found only in prokaryotes, prokaryotes के अंदर में मिलता है। But what is its function? It just acts like a helicase enzyme and the topoisomerase. What is the function of the helicase enzyme? Helicase enzyme actually helps in the removal of the hydrogen bond or breaking of the hydrogen bond, whereas the topoisomerase helps in the removing of the supercoiling. So prokaryotes के अंदर में दोनों काम एक साथ कौन करता है, gyrase enzyme. Okay, and another very important enzyme is there, it's called as your SSBP. SSBP means it's your single stranded binding protein. Single stranded binding protein. So single stranded binding protein के मतलब क्या है और इसका काम क्या है, ये भी हमको जानना पड़ेगा। तो इसके लिए हमको कहाँ जाना पड़ेगा, हम लोग को जाना पड़ेगा पीछे का स्लाइड में। अब देखो क्या है, यहाँ पे ऑलरेडी हेलिकेज एंजाइम मेरे पास है। अब मेरे पास जो हेलिकेज एंजाइम है, हेलिकेज एंजाइम अपना काम कर दिया है। करने के लिए क्या हो गया, दोनों जो स्ट्रैंड है वो दो स्ट्रैंड सेपरेट हो गया। अब सेपरेट, जब दो स्ट्रैंड सेपरेट हो गया तो ये जो दो सेपरेटेड स्ट्रैंड है, ये दो सेपरेट स्ट्रैंड का टेंडेंसी क्या होता है, ये अपने पीछे में जब जाता है तो ये अपना कॉइलिंग बना सकता है। यहाँ पे भी अपना कॉइलिंग बना सकता है, यहाँ पे भी अपना कॉइलिंग बना सकता है। अब डीएनए का जो दो स्ट्रैंड सेपरेट हो गया है, ये अपने में कॉइल्ड हो जाएगा तो डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस भी कंप्लीट हो नहीं पाएगा। तो जिसके लिए क्या है, जाहिर सी बात है, यहाँ पे मेरा कॉइलिंग को हटाना पड़ेगा। तो कॉइलिंग को हटाने के लिए हमको क्या चाहिए, कुछ स्पेशल चाहिए। सो यहाँ पे मेरे पास जो है, मेरे पास चाहिए SSBP। सो यहाँ पे क्या होगा, एक एक जो जो स्ट्रैंड सेपरेट हो गया है, एक एक स्ट्रैंड के ऊपर में, सेपरेटेड स्ट्रैंड के ऊपर में क्या होगा, देयर विल बी एडिशन ऑफ a very special types of enzyme which is known as our single stranded binding protein। यहाँ पे भी क्या होगा, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन भी ऐड होगा। तो दोनों जो स्ट्रैंड सेपरेट हो गया है, उस सेपरेटेड स्ट्रैंड के ऊपर में क्या होगा, देयर विल बी एडिशन ऑफ द SSBP enzyme, and SSBP enzyme, it helps in the removal of the or prevention of the coiling of both separated strand. Okay, so today's in this video we have learned about the
all the machineries of the DNA replications, or all about the enzymes who are actually responsible for the breaking of hydrogen bonds, opening of the both strand, prevention of the supercoiling, prevention of the recoiling, right? So अब इसको जानने के बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ के हम लोग डीएनए का प्रोसेस को भी जानना पड़ेगा। सो जो डीएनए का डिटेल प्रोसेस होगा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो आज के लिए इतना काफी है। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय। डर वालो, ये तू मार्च में तो ताकत ही बोल